शांत हो जाइए दोस्तों। शांत हो जाइए। शांत हो जाइए। और शांत होने का मतलब है खुद से बात कीजिए, दूसरों से नहीं। खुद से बात करना ही शांति कहलाती है। बात समझे कि नहीं समझे? और आज के इस भागदौड़ भरी दुनिया में लोग खुद से कम बात करते हैं, दूसरों से ज्यादा बात करते हैं, है कि नहीं है? ध्यान दीजिए, जब प्रकृति ने निर्धारित किया कि अब आप पृथ्वी पर अवतरित होंगे, तो ईश्वर ने सिर्फ केवल आपके बारे में सोचा, सिर्फ आपको ही अवतरित किया। लेकिन आप इस पृथ्वी पर अवतरित होकर आप अपने ही बारे में कम सोच रहे हैं, दूसरों के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं। तो खुद के बारे में सोचिए। और खासकर जनरल कंपटीशन के एग्जाम में सीनियर स्टूडेंट का ही मानना है कि जब तक आप स्वार्थी नहीं बनिएगा तब तक तैयारी ठीक तरह से नहीं होगी। और स्वार्थी बनने का मतलब है खुद से बातचीत करना, दूसरों से ज्यादा मतलब नहीं रखना। क्योंकि सिलेबस ही इतना बड़ा है कि सिलेबस से ही आपको मतलब रखना पड़ेगा। दूसरों से मतलब रखने का मतलब है कि आप सिलेबस के कुछ भागों को छोड़ रहे हैं दोस्तों। तो केवल तैयारी जब तक हो रही है, ये आपके जीवन का अमूल्य समय है। इसीलिए स्वार्थी बनिए, केवल खुद से ही बात करिए। और जब आप खुद से बात करते करते उब जाए तो गांव चले जाइए, ठीक है? 2 दिन गांव में रहकर आ जाइए। क्या दोस्तों गलत बोले हैं क्या? जो भी बोलते दोस्तों ठोक बजा के बोलते हैं। इसीलिए कोई भरम मत रखिए। फाइल होने का जितना अनुभव हमको है शायद ही पटना में किसी को होगा। इतनी बार फाइल किए हैं, इतनी बार फाइल किए हैं कि हमें पता है कि किन रास्तों पर जाकर फाइल किया जाता है। और उसी सारे रास्ते को बंद करने के लिए ये क्लास में हम आते हैं। और जब फाइल करने के रास्ते सारे बंद हो जाएंगे तो फिर हर खुला रास्ता केवल जीत की रास्ता है, केवल रिजल्ट की रास्ता है। और इसलिए आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 पर। नहीं, आजकल हर पढ़ाने वाले गाइडर अपने आप को कहता है कि हम 15 गो नौकरी का एग्जाम निकाले हैं, तो हम 20 गो निकाले हैं, तो हम 8 को निकाले हैं। बहुत तो कागज लाकर ज्वाइनिंग लेटर लेकर आ जाता है। तो जब आप इतने काबिल थे तो देश की सेवा में चले जाते क्या? 1 नंबर, किस विटामिन को सामान्यतः सौंदर्य का विटामिन या यौन विटामिन भी कहा जाता है? और जैसे ही यौन विटामिन का नाम आ गया है दोस्तों, तो निश्चित तौर पर यह कौन विटामिन है? विटामिन ई। मानव के शरीर में विटामिन ई के कमी से क्या होता है जानते हैं? जर्मिनल इपीथीलियम यानी भ्रूण बनाने वाली उपकला उत्तक, जर्मिनल इपीथीलियम मानव शरीर का एक उत्तक है। इपीथीलियम को हिंदी में क्या कहते हैं?
और जर्मिनल इपिथेलियम यानी वो उपकला उत्तक जो किसको निर्मित करती है? भ्रूण कोशिकाओं को निर्मित करती है, जिससे जनन की प्रक्रिया बनती, जनन की प्रक्रिया जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो विटामिन ई के कमी से जर्मिनल इपिथेलियम की कमी पड़ जाती है, जर्मिनल इपिथेलियम की कमी पड़ जाती है, और जर्मिनल इपिथेलियम का कम पर जाना का सीधा मतलब है जनन क्षमता का ह्रास हो जाना, जनन क्षमता का ह्रास हो जाना। तो विटामिन ई मानव के शरीर में भ्रूण को निर्मित करने वाले कोशिकाएं एवं उत्तक को बनाने के लिए जिम्मेदार है, और अगर इस विटामिन की कमी होगी तो भ्रूण बनाने वाले कोशिकाएं एवं उत्तक कम पड़ जाएंगे अथवा नए नहीं बनेंगे, और इसके परिणाम स्वरूप जनन क्षमता का ह्रास हो जाएगा और व्यक्ति प्रजनन के लिए अयोग्य हो जाएंगे। बात समझे कि नहीं समझे? हाँ, तो विटामिन ई का मुख्य कार्य यही है। उसके अलावे सौंदर्य का भी विटामिन इसे कहा जाता है, क्योंकि चेहरों पर जो चमक होती है उसमें वसा उत्तक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। लेकिन अगर वसा उत्तक को हम छांट दे तो कौन विटामिन चेहरों के चमक के लिए जिम्मेदार है? वो है विटामिन ई। इसलिए आप देखे होंगे कि कुछ कंपनियां जो फेस वॉश बेचती है वो लिखेगा विटामिन ई से भरपूर। देखें ऐसा प्रचार, ठीक है, यानी कि आपको कह के बेचेगा कि यह फेस वॉश विटामिन ए की मात्रा से भरपूर है। ऐसा वो किस लिए लिखती है? क्योंकि विटामिन ई ही है जो चेहरे की रौनकता को बढ़ाता है। अगर पर्याप्त मात्रा में ये है तो आपको फेस वॉश लगाने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर? तो विटामिन ई समझ गए, कोई दिक्कत नहीं ना। और विटामिन ए आंखों से संबंधित समस्या के लिए आवश्यक है, यानी विटामिन ए के कमी से आंखों से संबंधित कई सारे समस्या और खासकर रतौंधी यानी अंधेरे में कम दिखना, ये वाली समस्या आती है। विटामिन डी को मानव शरीर का हार्मोन कहा जाता है, क्योंकि ये हार्मोन के तरह कार्य करते हैं। कौन से विटामिन को हार्मोन के तरह कार्य करने वाला विटामिन कहते हैं? विटामिन डी। विटामिन सी को रक्षात्मक विटामिन कहते हैं, क्योंकि ये विटामिन इम्यून सिस्टम को क्या करते हैं? मजबूत करते हैं, रोग प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ाते हैं। रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाने वाला विटामिन कौन है? विटामिन सी है। हार्मोन की तरह काम करने वाला विटामिन कौन है? विटामिन डी है। ठीक है, जनन क्षमता को मजबूत करने वाला विटामिन ई है। आंखों को तंदुरुस्त रखने वाला विटामिन ए है। क्लियर हो गया? और अगर आपके शरीर में विटामिन की कमी है तो उसके लिए सर्वोत्तम स्रोत होते हैं पौधे के उत्पाद। ध्यान रखिएगा, जंतु के उत्पादों से भी विटामिन की प्राप्ति होती है, लेकिन पौधों के उत्पाद, उदाहरण के लिए फल, सब्जी, सलाद, जितने अच्छी तरह से विटामिन की पूर्ति हमारे शरीर में कर सकता है, उतने अच्छी तरह से जंतुओं के उत्पाद विटामिन की पूर्ति नहीं करता है। दोस्तों, आप जानते होंगे कि एक खास प्रकार की मछली जिसका नाम है कॉड लीवर ऑयल, कॉड मछली के लीवर ऑयल यकृत तेल में विटामिन ए और विटामिन डी दोनों ही भरपूर मात्रा में पाई जाती है। कॉड एक मछली है, कॉड एक मछली की प्रजाति है, और इस मछली के यकृत तेल लीवर ऑयल में विटामिन ए और विटामिन डी की भरपूर मात्रा होती है। लेकिन फिर भी गाजर में जितनी विटामिन ए की मात्रा होती है, गाजर खाकर शरीर को जितना विटामिन ए की पूर्ति हो सकती है उतना ये पूर्ति नहीं कर सकता। तो विटामिन के सर्वोत्तम स्रोत पौधे के उत्पाद या जंतु के उत्पाद? पौधे के उत्पाद हैं।
अभिक्रिया समाप्त होने पर अभिक्रिया में भाग लेने वाला उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट क्या होते हैं? अपरिवर्तित रहते हैं। अपरिवर्तित रहते हैं किस दृष्टिकोण से? तो द्रव्यमान के दृष्टिकोण से, रासायनिक दृष्टिकोण से। यानी जैसे दोस्तों आप जानते हैं कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की अभिक्रिया कराकर अमोनिया गैस तैयार किया जाता है। कौन गैस तैयार किया जाता है? अमोनिया गैस तैयार किया जाता है। और ये अमोनिया निर्माण की कौन सी विधि है? हाइबर विधि है, हाइबर विधि। लेकिन अगर इसमें हल्का सा लोहा को हम डाल दे, हल्का सा लोहा को डाल दे तो अभिक्रिया काफी तेज हो जाती है। जो अमोनिया आधा घंटा में बनेगा वो 15 मिनट में बनकर तैयार हो जाएगा। बात समझ गए कि ना? तो अगर इस अभिक्रिया में हम लोहा को डालें तो अभिक्रिया जब समाप्त हो जाएगी तो लोहा की जितनी मात्रा डाले हैं उतनी बचा हुआ ही रहेगा। लोहा लोहा ही रहेगा। बस ये संभव है कि इनकी भौतिक अवस्था क्या हो सकती है? बदल सकती है। अब ठोस रूप में डाले तो वो पिघला हुआ हो सकता है, लेकिन अन्य सभी दृष्टिकोण से भौतिक अवस्था को छोड़कर, उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था को छोड़कर अन्य सभी दृष्टिकोण से ये क्या रहते हैं? अपरिवर्तित रहते हैं। बात समझ गए ना? और कैटलिस्ट एक ऐसा पदार्थ होता है जो रासायनिक अभिक्रिया के गति को तेज भी कर सकते हैं और रासायनिक अभिक्रिया के गति को धीमा भी कर सकते हैं। इसीलिए कैटलिस्ट को कितने भागों में बांटा जाता है? 2। एक पॉजिटिव कैटलिस्ट और दूसरा निगेटिव कैटलिस्ट। हालांकि रसायन जगत में अधिकांश उत्प्रेरक कैसे हैं? पॉजिटिव ही हैं, क्योंकि हम काहे चाहेंगे कि कोई रिएक्शन धीमी गति से हो। रिएक्शन धीमी गति से होने का मतलब अधिक समय तक इंतजार, अधिक ऊर्जा की खर्च। इसीलिए अधिकांश उत्प्रेरक जो औद्योगिक क्षेत्र में, रासायनिक क्षेत्र में इस्तेमाल किए जाते हैं उसकी प्रकृति क्या होती है? तो उत्प्रेरक ऐसे पदार्थ है जो अभिक्रिया के गति को या अभिक्रिया के दर को बढ़ा भी सकते हैं, और लेकिन अभिक्रिया के अंत में स्वयं क्या रहता है? अपरिवर्तित रहता है। अपरिवर्तित रहता है। और ध्यान रखिएगा, उत्प्रेरक अभिक्रिया के दर को बढ़ा सकता है, उत्प्रेरक अभिक्रिया के दर को घटा सकता है, लेकिन उत्प्रेरक अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं कर सकता है। अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं कर सकता है। यानी एक रासायनिक अभिक्रिया प्रारंभ नहीं हुई है तो क्या उसमें उत्प्रेरक डालने पर वो अपना काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। उत्प्रेरक तब काम करना शुरू करेगा जब आप पहले से ही अभिक्रिया को क्या करा चुके हैं? प्रारंभ करा चुके हैं। उत्प्रेरक अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करा सकता है, और उत्प्रेरक का जब भी इस्तेमाल होता है तो बहुत कम मात्रा में ही उत्प्रेरक का इस्तेमाल करना पड़ता है। यानी ऐसा नहीं कि बोरा भर भर कर उत्प्रेरक लाना पड़ेगा। बहुत कम मात्रा ही उत्प्रेरक का अभिक्रिया के गति को बढ़ाने या घटाने के लिए काफी है दोस्तों। लेकिन उत्प्रेरक हर दृष्टिकोण से अपरिवर्तित रहते हैं, लेकिन अभिक्रिया के बाद यह संभावना है कि उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था क्या हो सकती है? बदल सकती है। ठोस अवस्था में डाला गया उत्प्रेरक हो सकता है रासायनिक अभिक्रिया के बाद किस में कन्वर्ट हो जाए? द्रव में कन्वर्ट हो जाए। लेकिन भौतिक अवस्था के अतिरिक्त कुछ नहीं बदलेगा। बात समझ गए? रिकॉल ऑफ द गन, बंदूक का प्रतिक्षेप किस पर आधारित है? संवेग संरक्षण पर आधारित है। किस पर आधारित है? संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है? संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहता है कि गोली चलने से पहले का कुल संवेग बराबर होगा गोली चलने के बाद के कुल संवेग का।
संवेग समझते हैं ना जी। संवेग मोमेंटम P इक्वल टू गतिशील वस्तु के गति के वेग और द्रव्यमान के गुणनफल को ही उस वस्तु का संवेग कहते हैं, मोमेंटम कहते हैं। एक गतिशील वस्तु के गति के वेग और वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल को वस्तु का संवेग कहते हैं। और संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहता है कि किसी निकाय अथवा सिस्टम के पहले जितना संवेग था उतना घटना घटने के बाद भी संवेग होगा। यानी कि अगर बंदूक का प्रतिक्षेप हुआ है तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर यह हुआ है। और संवेग संरक्षण सिद्धांत कहता है कि गोली चलने से पहले का कुल संवेग गोली चलने के बाद के कुल संवेग के क्या होगा, बराबर। अब ध्यान दीजिए दोस्तों कि यहां पर कुल संवेग का मतलब है गोली का कुल संवेग प्लस बंदूक का कुल संवेग, गोली का कुल संवेग और बंदूक का संवेग मिलकर होगा क्या। तो जब बंदूक से गोली नहीं निकला है तो गोली का भी वेग शून्य और बंदूक का भी वेग शून्य, यानी गोली चलने से पहले संवेग टोटल 0। जब बंदूक से गोली नहीं चला तो कुल संवेग कितना 0 होगा। होगा कि नहीं होगा, क्योंकि गोली में भी नहीं है और बंदूक में भी यानी वेग नहीं है, तो कुल संवेग कितना। तो संवेग संरक्षण सिद्धांत के बाद गोली चलने के बाद भी कुल संवेग कितना रहना चाहिए, 0। लेकिन गोली चला तो गोली कुछ वेग से आगे निकलेगा कि निकलेगा, गोली में एमवी आएगा कि ना आएगा। इसी को मैनेज करने के लिए पीछे के तरफ कौन भागता है, बंदूक। यानी जितना आगे एमवी उतना पीछे एमवी प्लस होकर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे। गोली चलने से पहले कुल संवेग कितना है, तो संवेग संरक्षण सिद्धांत के अनुसार गोली चलने के बाद भी कुल संवेग कितना रहनी चाहिए। लेकिन जब गोली चल गया तो उसमें संवेग आ गया जी। तो गोली जितना संवेग प्राप्त किया है विपरीत दिशा में उतना ही संवेग कौन प्राप्त कर लेता है, एमवी, यानी बंदूक भी प्राप्त कर लेता है। अब दोनों का संवेग एक दूसरे के विपरीत बराबर है तो मिलकर क्या हो जाएगा। और इस तरह से गोली चलने के बाद भी कुल संवेग क्या बना रहता है, 0 बना रहता। बात समझ गए। संवेग संरक्षण का सिद्धांत न्यूटन के किस गति नियम पर आधारित है? दूसरा तीसरा। अब देखिए कन्फ्यूजन को दूर कर लीजिए, बहुत कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन रहता है दोस्तों इसमें कि न्यूटन के किस गति नियम पर संवेग संरक्षण का सिद्धांत की व्याख्या की जा सकती है। एक बात समझिए कि न्यूटन के गति के 3 नियम है। संवेग संरक्षण नियम न्यूटन के उसी गति नियम पर आधारित होगा जिस गति नियम में न्यूटन ने संवेग का इस्तेमाल किया होगा। अब बताइए 3 गति नियम में न्यूटन ने संवेग की चर्चा किस गति नियम में की है, बताइए। पहला, दूसरा, तीसरा, यानी न्यूटन के 3 गति नियम में न्यूटन ने संवेग की चर्चा किस गति नियम में की है, दूसरा में किया है। न्यूटन ने पहले गति नियम में भी संवेग की चर्चा नहीं की है और न्यूटन ने तीसरे गति नियम में भी संवेग की चर्चा नहीं की है। न्यूटन ने संवेग की चर्चा किस गति नियम में की है, दूसरा में की है। तो किससे व्याख्या करेंगे, दूसरा से। कभी कभी भूलवश हम तीसरा बोल देते, वो इसलिए कि संवेग संरक्षण नियम की व्याख्या तीसरे नियम से भी की जा सकती है, लेकिन संवेग संरक्षण नियम न्यूटन के दूसरे नियम का, दूसरे गति नियम का विस्तारित स्वरूप है। हाँ, ये सच्चाई जरूर है कि तीसरे गति नियम का सहारा लेकर भी हम इसे यानी संवेग संरक्षण नियम को साबित या उसकी सफल व्याख्या कर सकते हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि न्यूटन ने संवेग की चर्चा अपने दूसरे गति नियम में की है और दूसरे गति नियम को जब हम विस्तार देते हैं तब हमें ये जानकारी मिलती है, अर्थात संवेग संरक्षण नियम की जानकारी मिलती है। अब मिस्टेक नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा।
क्योंकि संवेग संरक्षण का सिद्धांत तो उसी गति नियम पर आधारित होगा जिस गति नियम में न्यूटन ने संवेग का चर्चा किया है। नाइट्रोजन विहीन मृदा में कैसे पौधे उगते हैं? कीट भक्षी पौधे उगते हैं, और कीट भक्षी पौधे कीटों को खाकर किसकी आपूर्ति करते हैं? यानी कीट भक्षी पौधे कीटों को इसलिए भक्षण करते हैं कि ताकि वे किसके कमी को पूरा कर सके। ऐसी भूमि जो नाइट्रोजन से भरपूर है उसमें कभी भी कीट भक्षी पौधा उगेगा ही नहीं। तो कीट भक्षी पौधे नाइट्रोजन से कम, जिस मृदा में नाइट्रोजन की कमी होते हैं उसी में उगने के लिए अनुकूलित होते हैं, और वे कीटों का खाकर, कीटों का भक्षण कर, कीटों का शिकार कर नाइट्रोजन अपने लिए प्राप्त करते हैं। और दोस्तों ये जान लीजिए कि एक पौधे को कितने पोषक तत्व चाहिए? 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, और उसमें सबसे ज्यादा किसकी आवश्यकता होती है? नाइट्रोजन की आवश्यकता। 17 खनिज लवण की आवश्यकता है पौधों को अपने स्वस्थ जीवन जीने के लिए, और उसमें सबसे ज्यादा जिसकी जरूरत है वो निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। चींटियां मधुमक्खी का डंक में फॉर्मिक अम्ल, सिरका में सिट्रिक अम्ल, इमली में टार्टरिक अम्ल, अंगूर में भी कौन अम्ल रहता है? टार्टरिक अम्ल ही रहता है। अंगूर में भी टार्टरिक अम्ल रहता है। और बेकिंग पाउडर में भी कौन अम्ल रहता है? टार्टरिक अम्ल रहता है। बेकिंग पाउडर, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या कहते हैं? बेकिंग पाउडर कहते हैं। और इसकी प्रकृति क्या होती है? इसलिए इसका स्वाद क्या होगा? खारा होगा। इसीलिए सोडियम बाइकार्बोनेट के खारे स्वाद को काटने के लिए इसमें थोड़ा सा क्या डालते हैं? आम्ल। और कौन आम्ल? क्लियर हो गया? तो बेकिंग पाउडर अथवा बेकिंग सोडा में भी कौन अम्ल रहता है? तो सही कौन है? क्लियर? बात समझ गए? और दोस्तों जितने भी जंतु और पादप में अम्ल होते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? कार्बनिक अम्ल कहलाते हैं, क्योंकि इन अम्लों में कार्बन उपस्थित रहता है। ऐसे अम्ल जिसमें कार्बन उपस्थित नहीं रहे, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसे दोस्तों किस नाम से जानते हैं? खनिज अम्ल के नाम से जानते हैं। तो अम्ल को आप 2 श्रेणियों में बांट सकते हैं। जंतु और पौधे के उत्पाद में जो प्राकृतिक अम्ल उपस्थित रहते हैं वो क्या होते हैं? कार्बनिक अम्ल रहते हैं। लेकिन कुछ अम्ल में कार्बन उपस्थित नहीं रहते हैं, और उसे हम क्या कहते हैं? एक कार 100 न्यूटन के प्रतिरोध के विरुद्ध स्थिर गति 20 मीटर पर सेकेंड से चल रही है। एक कार 100 न्यूटन के प्रतिरोध के विरुद्ध स्थिर गति 20 मीटर पर सेकेंड से चल रही है। कार द्वारा प्रयोग की गई शक्ति निकाले। आप दोस्तों जानते हैं शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। शक्ति बराबर कार्य बटे, और कार्य बराबर होता है बल गुना, कार्य बराबर बल गुना, और विस्थापन बटे समय बराबर होता है। तो अगर बल को वेग से गुना कर दीजिएगा तो क्या निकल जाएगा? शक्ति निकल जाएगा। तो बल का मान कितना न्यूटन है? 100 न्यूटन है। और वेग कितना है? 20। तो शक्ति बराबर हो गया 2000 वाट, यानी 2 किलो। क्वेश्चन बैंक का पीडीएफ दीजिएगा। पीडीएफ दे देंगे दोस्तों, बिजनेस कैसे होगा मेरा? क्या
पीडीएफ लीजिएगा वैसे खुले आम लीजिएगा। एक से एक हाइकर बैठल है, जिसको पीडीएफ चाहिए बिक रहा होगा किताब का। कोचिंग वाला को कहिएगा पीडीएफ देने के लिए देगा, वो किताब छापा है, कमाएगा, क्योंकि अपना संसाधन लगाया है। क्या? हाँ, ऐसे थोड़े हैं गांधी जी जैसे देश सेवा करना है किसी को। क्या हुआ जी, सही बात बोलते तो आप लोग हल्ला करते हैं। सच्चाई यहीं से है, और इन सब को सच्चाई से रूबरू होना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, 7 नंबर। और हमने कहते हैं कि सच्चाई सब आप भी अच्छा से कंटेंट तैयार कीजिए, छापिए, और आप भी बुक को मार्केट में पब्लिश कीजिए, आप भी कमाइए। ठीक है, कमाना तो सबसे बड़ा मौलिक अधिकार है कि नहीं है? 7 नंबर। अब बहुत गाली लिखेगा कमेंट में। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सही बात हम बोल दिए, कभी कोचिंग वाला पीडीएफ नहीं देगा, हम सही बात बता दिए, आप गाली पढ़ना चालू। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पारिस्थितिक तंत्र के जैव, जैव का मतलब होता है दोस्तों सजीव, जैव का मतलब होता है सजीव, सजीव। जैव घटक का मतलब कैसा घटक? तो उसके अंतर्गत वातावरण आएगा, पोषण आएगा, जलवायु आएगा, ये सब सजीव है। कट। पारिस्थितिक तंत्र अजैव का मतलब दोस्तों क्या होता है? निर्जीव। अजैव का मतलब क्या होता है? निर्जीव। और निर्जीव के अंतर्गत उपभोक्ता तथा अपघटन करता है, ये भी गलत है। उपभोक्ता दोस्तों जंतु को कहते हैं, उपभोक्ता किसको कहते हैं? तो जंतु सजीव ना जी, तो ये जैव घटक, सॉरी अजैव घटक नहीं है। उत्पादक स्वपोषी होते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक किसको कहा जाता है? तो क्या पौधा स्वपोषी होते हैं? बिल्कुल सही। उपभोक्ता किसे कहा जाता है? क्या जंतु परपोषी होते हैं? अपघटन करता जीवाणु और कवक को क्या कहते हैं? उसे सूक्ष्म उपभोक्ता कहते हैं। बिल्कुल सही। तीसरा कौन सा कथन सही? यह सुमेलित नहीं होगा। कौन सा कथन सही है? तो केवल क्लियर, बात समझ गए? तो जैसे ही जैव देगा, जैव का मतलब ही होता क्या? सजीव। और अजैव का मतलब निर्जीव। पारिस्थितिक तंत्र का हर सजीव क्या है? जैव घटक। हर निर्जीव क्या है? अजैव घटक। H2O और जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड से भरी परख नली में विभेद किया जा सकता है। दोस्तों आर्हेनियस का कहना जिसमें OH होगा वो क्या होगा? और आप जल जानते हैं क्या है? उदासीन। तो एक उदासीन और क्षारीय विलयन में अंतर करने के लिए हमें लेना पड़ेगा क्या? क्योंकि लाल लिटमस पत्र पर उदासीन विलयन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन लाल लिटमस पत्र को क्षारीय विलयन क्या कर देगा? नीला। लेकिन लाल लिटमस पत्र जो है, सॉरी नीला लिटमस पत्र पर क्षार की कोई अभिक्रिया, तो यहाँ एक पदार्थ क्षारीय है और क्षारीय पदार्थ को अलग करने के लिए हम कौन लिटमस पत्र लेंगे? क्योंकि क्षारीय पदार्थ लाल लिटमस पत्र पर प्रतिक्रिया करके उसे क्या बना देता है? नीला। जबकि क्षारीय पदार्थ नीले लिटमस पत्र पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। इसलिए यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा? लाल लिटमस पत्र पर जो विलयन कोई प्रतिक्रिया नहीं करेगा, निश्चित ही वो क्या होगा? जल। और जो इसे नीला कर देगा, निश्चित ही वह कौन होगा? क्लियर हो गया? समझे? नहीं समझे हो? हम तो डर गए, नहीं समझा। ध्वनि तरंग निम्न में कौन सी घटना नहीं हो सकती? वेरी गुड दोस्तों, ध्रुवन। ठीक है,
ध्रुवन की घटना, पोलराइजेशन की घटना नहीं हो सकती। ध्रुवन जब किसी तरंग को सिर्फ एक ही दिशा में गमन करा सके, जब कोई तरंग को सिर्फ एक ही दिशा में हम गमन करा सके, तो मतलब उस तरंग को हम क्या कर दिए। ध्रुवन का मतलब होता है तरंग को सिर्फ एक ही दिशा में गतिशील करना। तो कोई भी स्रोत से अगर ध्वनि निकलेगी वो सभी संभव दिशाओं में गति करेगी, उसे किसी भी तरह से एक खास दिशा में नहीं ला जाया जा सकता। बात समझ गए ना। जब हम किसी तरंग को इस तरह से या विभिन्न युक्तियों से ऐसा कर दे कि वह तरंग केवल एक ही दिशा में गमन करे, तो इसका मतलब आपने तरंग को क्या कर दिया है, पोलराइज्ड कर दिया है। आपने तरंग को पोलराइज्ड कर दिया है। प्रकाश तरंग को पोलराइज्ड किया जा सकता है भिन्न भिन्न क्रिस्टलों के मदद से, लेकिन ध्वनि तरंग को किसी भी तरीके से पोलराइज्ड नहीं किया जा सकता है। ध्वनि तरंग को किसी भी युक्तियों से किसी खास एक दिशा में संचरित नहीं किया जा सकता है। जब भी ध्वनि स्रोत से ध्वनि निकलेगा, वो ध्वनि सभी संभव दिशाओं में गमन करेगा। दोस्तों अब ध्यान दीजिए, प्राकृतिक स्रोत से जो प्रकाश हमें प्राप्त होते हैं वो भी अध्रुवित प्रकाश होते हैं। जैसे ट्यूबलाइट से प्रकाश निकल रहा है, सारे दिशाओं में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, लेकिन इस ट्यूबलाइट में हम ऐसी युक्ति लगा सकते हैं, एक ऐसा क्रिस्टल लगा सकते हैं जिससे इसका निकला हुआ प्रकाश सभी दिशाओं में ना जाकर केवल एक ही दिशा में जा सकता है। जैसे लेजर लाइट देखें जी, उसमें कैसा प्रकाश निकलता है, पोलराइज्ड प्रकाश। लेकिन पोलराइज्ड प्रकाश उसे कृत्रिम तरीके से किया जाता है। प्राकृतिक तरीके से सूर्य, तारे, चंद्रमाओं से जो हमें प्रकाश प्राप्त होती है वो ध्रुवित प्रकाश नहीं होती, लेकिन उसे किया जा सकता है। क्लियर। जो पौधे स्वयं को शुष्क स्थितियों के अनुकूल बना लेते हैं, शुष्क का मतलब जहां नमी की कमी है, जहां जल की कमी है। जैसे मरुस्थल कैसा स्थान है, शुष्क स्थान है। मरुस्थल कैसा स्थान है, शुष्क स्थान है। जो पौधे स्वयं को शुष्क स्थितियों के अनुकूल बना लेते हैं एवं जिनका लघु जीवन अवधि होती है, उसे क्या कहते हैं, इपीमीरल कहते हैं। क्या कहते हैं, लवणीय भूमि। लवणीय भूमि या समुद्र तट के निकट उगने वाले वनस्पति को क्या कहते हैं, हेलोपाइट्स। लवणीय भूमि अथवा समुद्र तट के निकट उगने वाले वनस्पतियों को क्या कहते हैं, हेलोपाइट। जलीय पौधे को क्या कहते हैं, एनी प्रॉब्लम, आगे बढ़े। एड्स, चेचक, पोलियो। एड्स, चेचक, पोलियो। अब जानते हैं ना, चेचक और पोलियो दोनों को भारत के भूमि से खत्म कर दिया गया है। चेचक को 1977, पोलियो को 2000 खत्म, लेकिन एड्स को खत्म नहीं किया जा सकता अभी। तो चेचक और पोलियो ऐसा बीमारी है जो भारतीय भूमि से मुक्त हो चुका है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को चेचक और पोलियो मुक्त देश घोषित कर चुका है। दोस्तों चेचक की तो समाप्ति वर्ष 1977 में ही हो चुकी है, जबकि पोलियो मुक्त देश का सर्टिफिकेट विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को कब प्रदान किया, 2014 में। हालांकि चेचक के समान ही दो रोग, खसरा और छोटी माता। छोटी माता को अंग्रेजी में चिकन पॉक्स कहते हैं, चेचक को खसरा को मीजल्स कहते हैं।
चेचक के समान ही लक्षण प्रकट करने वाले दो रोग छोटी माता और खसरा से आज भी भारतीय भूमि पीड़ित है। आइए करा कि तीनों में क्या समानता। ये छोटे बच्चे को जल्दी होते हैं नहीं, छोटे बच्चे को चेचक होते, पोलियो होते, लेकिन एड्स नहीं होते, ये केवल बड़ों को होते हैं। इनके विरुद्ध कोई, एक बात तो आप मानते हैं कि पढ़ाई लिखाई गंभीरता की चीज है, कहिए, इसमें किसी का दो राय नहीं। तो बहुत लोग ये भी कंप्लेन करते हैं, सर पढ़ने में मजा नहीं आ रहा है, पढ़ने में मजा नहीं आ रहा, जबकि पढ़ाई मजा का चीज है, गंभीरता की चीज है, इसीलिए गंभीरता बरतिएगा दोस्तों, ठीक है। मजा करना होगा, बुलाएंगे एक दिन, खूब मजा करेंगे, ठीक है। एड्स, चेचक, पोलियो ये तो नहीं होगा, इनके विरुद्ध कोई प्रभावी टीका नहीं है, ये भी गलत, क्योंकि पोलियो और चेचक से बचने के लिए प्रभावी टीका उपलब्ध है और टीकों के मदद से ही इसे उन्मूलित किया गया है, ये सही है। एड्स भी विषाणु के कारण, चेचक भी और पोलियो भी, और याद रखिएगा विषाणु जनित रोगों पर एंटीबायोटिक दवाओं का असर नहीं होता है, ठीक है। विषाणु जनित रोगों को टीका के द्वारा ही नियंत्रण अथवा समाप्त किया जा सकता है। विषाणु जनित रोगों की खासियत यह है कि इन रोगों पर एंटीबायोटिक दवाओं का बिल्कुल भी असर नहीं होता है और वर्तमान में मेडिकल साइंस लगभग 80% बीमारियों का इलाज केवल किन दवाओं से करते हैं? एंटीबायोटिक दवाओं को मेडिकल इंडस्ट्री का रीढ़ कहा जाता है, और ये दवाई विषाणु जनित किसी भी रोग पर प्रभावी, विषाणु जनित रोगों को उन्मूलित नियंत्रित करने के लिए आपको किसका सहारा लेना पड़ेगा? टीका का सहारा लेना पड़ेगा। एंटीबायोटिक दवाओं का असर जीवाणु जनित, प्रोटोजोआ जनित और कवक जनित बीमारियों पर ही होता है, और सबसे ज्यादा एंटीबायोटिक दवाओं का असर जीवाणु जनित रोगों पर होता है। किस पर? इसीलिए देखे होंगे कई जीवाणु जनित रोगों का इलाज बड़ी आसानी से हो जाता है। उदाहरण के लिए टाइफाइड जीवाणु जनित रोग है, इलाज बड़ी आसानी से, अब तो झोला छाप डॉक्टर ही कर देते हैं, 4 गो सुइया मारेगा, टाइफाइड खाता क्या, और उसी को बता दीजिए कि एड्स हो गया है, भाग जाएगा, है कि नहीं है? फास्फोरस से विभिन्न अपर रूपों में, अपर रूप समझते हैं ना, अपर रूप एलोट्रोफिज्म, ये घटना का प्रदर्शन कौन करते हैं? तत्व, यौगिक और मिश्रण नहीं, यौगिक आइसोमेरिज्म की घटना का प्रदर्शन करते हैं, ठीक है। जिस तरह तत्व अपर रूप एलोट्रोपिज्म की घटना का प्रदर्शन करते हैं, रासायनिक जगत में यौगिक आइसोमेरिज समावयवता की घटना का प्रदर्शन करते हैं। एक ही तत्व का विभिन्न रूपों में पाया जाना, एक ही तत्व का विभिन्न रूपों में पाया जाना ही क्या कहलाता है? अपरूपता कहलाता है, और भिन्न भिन्न रूपों को अपरूप कहते हैं दोस्तों। जैसे आप कार्बन के बारे में तो जाने होंगे, कार्बन हीरा के रूप में भी पाया जाता है, ग्रेफाइट के रूप में भी पाया जाता है, ग्रेफाइट के रूप में भी पाया जाता है, कोयला के रूप में भी पाया जाता है, चारकोल के रूप में भी पाया जाता है, कोक के रूप में भी पाया जाता है। ये कोक क्या है? कार्बन है। चारकोल क्या है? कार्बन है। कोयला क्या है? कार्बन है। हीरा क्या है? कार्बन है। ग्रेफाइट क्या है? कार्बन है। कार्बन के ये विभिन्न स्वरूप कार्बन के अपरूप हैं।
एक ही तत्व का विभिन्न स्वरूपों में पाया जाना अपरूपता कहलाता है, एलोट्रोपिज्म कहलाता है दोस्तों। ठीक उसी तरह फास्फोरस तत्व है। फास्फोरस क्या है? तत्व है। फास्फोरस क्या है? तत्व है, लेकिन इसके कई अपरूप हैं। फास्फोरस के कई अपरूप है, जिसमें सबसे प्रमुख है श्वेत या पीला फास्फोरस, दूसरा है लाल फास्फोरस, तीसरा है सिंदूरी फास्फोरस, एस्करलेट सिंदूरी फास्फोरस, सिंदूर के रंग वाला, लाल रंग से थोड़ा भिन्न होता है सिंदूरी रंग। चौथा है दोस्तों काला फास्फोरस। पांचवा है दोस्तों बैगनी यानी कि वायलेट फास्फोरस। अब तक फास्फोरस के 5 अपरूपों की पहचान हुई है, जिसमें प्रमुख है श्वेत या लाल फास्फोरस। तो कौन इसमें नहीं होगा? अब देखिए सबसे मेन फास्फोरस कौन है? क्योंकि बाकी सारे फास्फोरस को किससे बनाया जाता है? श्वेत फास्फोरस, यानी लाल फास्फोरस, सिंदूरी, काला, बैगनी, सबको बनाया जाता किससे? श्वेत फास्फोरस से। बैच नहीं परचेज हो रहा है, ये तो संभव नहीं है। बैच चल नहीं रहा है, ये संभव है क्या? कोचिंग का ऐप का परचेजिंग लाइन वो हमेशा एक्टिव रहता है क्या? उसी में कोई दिक्कत नहीं हो सकता। देखो दिक्कत है तो बोलो जी, ठीक है? अच्छा ठीक करवा रहे हैं। देखिएगा दोस्तों, मजाक को दिल पर मत लीजिएगा। क्या होगा सर? नीला ना जी? बिल्कुल नीला होगा। वस्तु का ताप दर्शाता है वस्तु के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा। जितने भी वस्तु अर्थात पदार्थ है, उसका निर्माण कैसे होते हैं? तो पदार्थ का निर्माण किससे होता है? परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं? अणु मिलकर क्या बनाते हैं? पदार्थ। और अगर पदार्थ को उष्मा दीजिएगा तो उसका ताप बढ़ेगा, उसके अणुओं की गति बढ़ेगी। चूंकि अणुओं की संख्या असंख्य होती है, एक छोटे से नमूने पदार्थ में भी अणुओं की संख्या असंख्य होती है, इसीलिए अणुओं की गतिज ऊर्जा नहीं, अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा की हम बात करते हैं। तो वस्तु का ताप उष्मा देने से बढ़ता है, वस्तु का ताप उष्मा निकालने से, और वस्तु का उष्मा देने से वस्तु का ताप इसलिए बढ़ता है कि उष्मा देने से वस्तु अथवा पदार्थ के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, और उष्मा निकालने से ताप इसलिए घटता है कि वस्तु या पदार्थ के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा। क्लियर? एस्ट्रोजन हार्मोन कौन से स्रावित होता है? दोस्तों फीमेल बॉडी के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ओवरी से ही दोस्तों किसका उत्सर्जन होता है? सॉरी सेक्रेशन होता है एस्ट्रोजन का। ये देखिए क्या आ गया, उड़ गया। अब ध्यान दीजिए दोस्तों कि ओवरी में, अंडाशय के प्रारंभिक कोशिका को ग्रेफियन फॉलिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेफियन फॉलिकल कहते हैं। और ग्रेफियन फॉलिकल से किसका उत्सर्जन होता है? एस्ट्रोजेन, जो कि लैंगिक लक्षणों का नियंत्रण करता है। ठीक है, यानी फीमेल बॉडी में फीमेल जैसे गुणों का विकास कौन हार्मोन करवाता है? एस्ट्रोजन हार्मोन। लेकिन दोस्तों जैसे ही फीमेल बॉडी में मेंस्ट्रुअल साइक्लिक की प्रक्रिया शुरू होती है तो प्रारंभिक कोशिका नष्ट हो जाते हैं और उसके बाद दूसरे कोशिका निकलती है। ठीक है,
तो प्रारंभिक कोशिका क्षतिग्रस्त होने के बाद जो नए कोशिकाएं का लेयर बनता है, जो नए कोशिका का स्तर बनता है, उसको कहते हैं कॉर्पस लूटिया। क्या कहते हैं? कॉर्पस लूटिया कहते हैं। और इस भाग से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव होता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव होता है। और इस प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का काम है गर्भावस्था पर, प्रेगनेंसी पर कंट्रोल करके रखना। तो ओवरी फीमेल बॉडी का ऑर्गेन है और ओवरी के प्रारंभिक कोशिकाओं का स्तर को कहते हैं ग्रेफियन फोलिकल। और ग्रेफियन फोलिकल से स्रावित होता है एस्ट्रोजन हार्मोन, जिसका काम है फीमेल बॉडी के लैंगिक लक्षणों को नियंत्रित करना। और जब फीमेल बॉडी में मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रक्रिया शुरू होती है तो प्रारंभिक कोशिकाएं ओवरी के नष्ट हो जाते हैं, फिर नए कोशिका का स्तर बनता है और उन नए कोशिका का स्तर को क्या कहते हैं? कॉर्पस लूटिया कहते हैं। और इससे जो हार्मोन का स्राव होता है वो है प्रोजेस्टेरोन। तो प्रोजेस्टेरोन का भी स्राव किससे? एस्ट्रोजन का भी स्राव किससे? लेकिन एस्ट्रोजन का स्राव मेंस्ट्रुअल साइक्लिक से पहले होता है, लेकिन प्रोजेस्टेरोन का स्राव मेंस्ट्रुअल साइक्लिक के बाद, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन का काम है प्रेगनेंसी को कंट्रोल करना और प्रेगनेंसी मेंस्ट्रुअल साइक्लिक के बाद ही संभव है दोस्तों। तो ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा, एस्ट्रोजन का स्राव कौन से होता है? ग्रेफियन फोलिकल से। प्रोजेस्टेरोन का स्राव कौन से होता है? क्लियर हुआ? नेक्स्ट, एक क्वेश्चन आ रहा, पेट्रोलियम गैस द्रवित किया जाता है ताप एंड दाब के संबंध में। किसी भी गैस को द्रवित करना है तो दाब बढ़ाइए, ताप घटाइए, सीधा सा बात है। किसी भी गैस को द्रव अवस्था में लाना है तो गैस पर दाब बढ़ाना पड़ेगा और गैस के ताप को। सोडियम और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होने पर, सोडियम और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होने पर, देखिए सोडियम और क्लोरीन, क्लोरीन डायटोमिक है, अभिक्रिया करके क्या बनाता है? सोडियम क्लोराइड। बैलेंस करेंगे तो यहाँ क्या लगेगा और यहाँ भी क्या लगेगा? तो अभिक्रिया होने पर क्या होता है? तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है, सोडियम देखिए धातु इलेक्ट्रॉन का, अगर सोडियम का परमाणु संख्या की बात करें तो सोडियम का परमाणु संख्या कितना? अगर सोडियम का परमाणु संख्या 11 तो इसमें इलेक्ट्रॉन 11। और रासायनिक अभिक्रिया में केवल कौन भाग लेते हैं? इलेक्ट्रॉन ही भाग लेते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की भागीदारी रासायनिक अभिक्रिया में। सोडियम का परमाणु संख्या 11 और इलेक्ट्रॉन भी, क्योंकि एक तत्व के जितने परमाणु संख्या होते हैं उस तत्व के परमाणु में उतना ही प्रोटॉन होते हैं और तत्व में जितना प्रोटॉन उतना ही, यानी सोडियम के परमाणु, एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या। और अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे 2 8 1। और क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 तो इलेक्ट्रॉन। क्लियर? सोडियम भी कितना है और क्लोरीन भी कितना है? तो दोनों सोडियम एक इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा? और इस तरह क्लोरीन में हो जाएगा 2 8 और इस तरह हो जाएगा 2, और इस तरह से दोनों का अष्टक पूरा हो गया कि नहीं हो गया? इलेक्ट्रॉन के त्याग और ग्रहण का नियम है कि परमाणु के अंतिम कक्षा में कितना हो जाना चाहिए? तो एक त्यागने से सोडियम के भी अंतिम कक्षा में और एक ग्रहण करने पर सोडियम के भी अंतिम कक्षा में। तो इस रिएक्शन में सोडियम के परमाणु एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं और क्लोरीन के परमाणु एक इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम का परमाणु एक इलेक्ट्रॉन खोकर
सोडियम में न्यूट्रॉन की संख्या कितना होगा, उसके लिए अलग से प्रश्न लाएंगे दोस्तों। क्लियर? तब हम न्यूट्रॉन की संख्या भी जानेंगे। आगे बढ़े। जब ऊष्मा का संचरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक विकिरण विधि के द्वारा होता है तो माध्यम का ताप, जैसे सूर्य से जो ऊष्मा पृथ्वी तक आती है, सूर्य से ऊष्मा जो पृथ्वी तक आती है किस विधि से, विकिरण विधि से। और इस विधि से आने पर वायुमंडल गर्म नहीं होता है, वायुमंडल गर्म नहीं होता है। वायुमंडल तो गर्म तब होता है जब पृथ्वी अवशोषित ऊष्मा को फिर से क्या करती है, रिलीज करती है। तो जब विकिरण विधि के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण दो बॉडी के बीच होता हो तो बीच के माध्यम के ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन ऊष्मा का स्थानांतरण अगर चालन और संवहन विधि द्वारा हो तो बीच का माध्यम गर्म होता है। कीट की पहचान अन्य जीवधारियों से उसके पास क्या होने से की जा सकती है दोस्तों? आर्थ्रोपोडा समुदाय के दो अलग अलग जंतु की जातियां, एक कीट इंसेक्ट और दूसरा मकड़ी एरेक्निड्स कीट और मकड़ी में बहुत कम का अंतर होता है। इन दोनों में काफी समानताएं होती है, लेकिन इन दोनों के बीच जो प्रमुख अंतर है वो किसको लेकर अंतर है? कीट में हमेशा 3 जोड़ी टांग जबकि मकड़ी में हमेशा 4 जोड़ी टांग, मकड़ी में हमेशा 4 जोड़ी टांग होते हैं। तो कीट और मकड़ी में कन्फ्यूजन उत्पन्न हो तो हम पैरों को गिनकर पता कर सकते हैं कि कौन कीट है और कौन। सोडियम में न्यूट्रॉन की संख्या कितना होता, बिहार पुलिस में पूछा गया था। अरे बहुत आसान क्वेश्चन है, सही में पूछा गया था जी। अच्छा पूछा गया तो जान लीजिए, कुछ टेंशन होगा। सोडियम का परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या और द्रव्यमान संख्या में परमाणु संख्या घटा दीजिए कितना, तो न्यूट्रॉन की संख्या कितना? तो सोडियम में न्यूट्रॉन की संख्या 12 नहीं होती है। सोडियम के एक परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या, क्योंकि बिहार पुलिस एक पूछ देगा 2 सोडियम में कितना न्यूट्रॉन, ठीक है? अब 12 मार के आकर के घूमते रहिएगा। सोडियम के एक परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन की कुल संख्या 12। इस तरह से समझना पड़ेगा, क्योंकि आजकल सेटर का दिमाग बहुत घूमता है दोस्तों। क्योंकि सेटर का सीधा काम होता है कि कैसे क्वेश्चन सेट करे कि सारा परीक्षार्थी गलते जवाब दे। लेकिन दोस्तों आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, क्योंकि सेटर जहां तक सोचेगा उससे पहले हम सोच कर रेडी रहते हैं। 18 नंबर, घाव पर फिटकिरी। फिटकिरी का मतलब क्या? पोटास एलम। घाव पर फिटकिरी लगाने से रक्त स्राव रुक जाता है, क्योंकि फिटकिरी रक्त को क्या कर देते हैं, अस्कंदित करके क्या बना देते हैं, थक्का। और अस्कंदन क्या हुआ? अस्कंदन प्रक्रिया को समझ लीजिए, जैसे कि ये द्रव है, ये क्या है, द्रव है, और इसमें छोटे छोटे कण है, और अगर कोई पदार्थ डालने से द्रव का छोटे छोटे कण क्या हो जाए, इकट्ठा हो जाए। द्रव का छोटे छोटे कण क्या हो जाए, इकट्ठा हो जाए और नीचे बैठ जाए, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? अस्कंदित कहते हैं, अस्कंदन कहते हैं, अंग्रेजी में कोगुलेशन कहते हैं,
जब किसी द्रव में उपस्थित छोटे छोटे कण आपस में एक जगह एकत्रित होकर भारी हो जाए और द्रव में एक जगह जाकर बैठ जाए तो यही प्रक्रिया क्या कहलाता है? फिटकरी लगाने से यही होता है। रक्त के प्लाज्मा में जो आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स रहते हैं वो एक जगह क्या होते हैं? इकट्ठा हो जाते हैं और फिर प्लाज्मा को बाहर जाने से रोक देते हैं और इस तरह से रक्त का थक्का बन जाता है और रक्त स्राव रुक जाता है। चलिए दोस्तों, रोहित कुमार कह रहा है कि आपका क्वेश्चन कॉपी करता नहीं, हमारा क्वेश्चन काहे कॉपी करेगा? क्वेश्चन का कमी है जी। एक से एक विद्वान आदमी बैठल है बिहार में, आपको पता है। ऐसा नहीं कि जो चमका हुआ वही विद्वान है। विद्वान आदमी बैठा हुआ है घर में, सरकार को जब चाहिए उससे मदद ले रहा है। 19 नंबर, एम द्रव्यमान वाला कोई कण आर त्रिज्या के वृत्त पर रैखिक संवेग p के साथ गति करा उस पथ पर कार्यरत अभिकेंद्र बल सेंटीपिटल फोर्स बराबर क्या होगा? अभिकेंद्र बल सेंटीपिटल फोर्स बराबर, दोस्तों गुना कर दीजिए ऊपर नीचे, एम से कोई फर्क पड़ेगा नहीं न पड़ेगा, तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर बी स्क्वायर बटे आर। संवेग p बराबर क्या होता है? एम बी, तो पी स्क्वायर बराबर एम स्क्वायर बी स्क्वायर, तो एम स्क्वायर बी स्क्वायर के जगह हम पी स्क्वायर लिख सकते हैं अब बटे आर एम, यानी कि अभिकेंद्र बल को संवेग के टर्म में हम बताएंगे तो क्या होगा? पी स्क्वायर बाय आर एम। आर एम गड़बड़ा गया है, बी होगा। ओ माय गॉड, बी काहे होगा? डी होगा। नहीं समझे जी? आपका बायोलॉजी वाला नोट से सारा क्वेश्चन था हु बहू। अरे सब कुछ रहेगा ना बायोलॉजी में, हम कुछ छोड़बे नहीं किए हैं तो क्या? सारा सिलेबस एक जगह में एकत्रित किए हैं। इसके लिए जो है ना बहुत विद्यार्थी हम पर आरोप लगाता है बायोलॉजी होगा इतना मोटा। तो भाई टोटल सिलेबस पढ़िएगा तो टेंशन फ्री न रहिएगा जी। अब बायोलॉजी का 1500 क्वेश्चन रट करके टेंशन में रहिएगा कि कहीं दो गो नहीं बनेगा। इससे अच्छा है कि कुछ और क्वेश्चन रट के टेंशन फ्री हो जाए कि बायोलॉजी मेरा अपना है, औकात नहीं है सेटर का कि हमसे नहीं बने। तो हम विद्यार्थियों को बार बार कहते हैं कि सेलेक्टेड पढ़ने जाइए। सेलेक्टेड पढ़ने से आपको अपने नौकरी के प्रति 100% गारंटी नहीं रहता। आप पूरा सिलेबस को पढ़ डालिए, टेंशन फ्री हो जाइए, जो पूछेगा आप जवाब दीजिएगा, है कि नहीं है जी? तो बहुत लोग सेलेक्टेड बताइए, सेलेक्टेड। पता चलता है मास्टर सेलेक्टेड करके दे दिया, सेटर का सिलेक्शन कुछ और हो गया, परिणाम स्वरूप रिजल्ट बाहर। राइजो फिल्ट्रेशन, राइजोबियम सुने हैं ना जी? नहीं, ये दूसरा राइजोबियम ने है। एक पौधा का नाम सुने होंगे राइजोफोरा। ये दलदलीय पौधा है। कैसा पौधा है? दलदलीय पौधा है जो दलदल में उपस्थित जल से प्रदूषण को बाहर निकालने में क्या करते हैं? मदद करते हैं। अगर आपके जल में, यानी कि मान लीजिए कोई झील है, कोई गड्ढा है, उसमें जल जमा है, उसमें आर्सेनिक कैडमियम जैसे विषैले धातु उपस्थित है, उसमें कौन पौधा लगा दीजिए? राइजोफोरा का जड़ सारा कैडमियम, आर्सेनिक, अन्य भारी धातु को जल से क्या कर लेगा? खींच लेगा और जल को हानिकारक रसायन से क्या दिला देगा? मुक्ति दिलाएगा। और यही प्रक्रिया क्या कहलाता है? राइजो फिल्ट्रेशन, जो किससे संबंधित है? जल प्रदूषण से। और जल प्रदूषण को भी किस तरह दूर करता है? जल प्रदूषण से भारी धातुओं को निकालता और कुछ नहीं करता है दोस्तों।
श्वसन से संबंधित एंजाइम कोशिका के किस अंगक में? माइटोकॉन्ड्रिया में। और यही कारण है कि कोशिका के भीतर श्वसन की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। अंतःप्रद्रवी जालिका को क्या कहा जाता है? कोशिका का राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री। लबक यानी कोशिका के भीतर का सबसे बड़ा कोशिका अंग लबक, हालांकि ये केवल पौधों में पाया जाता है। 90 ग्राम जल में मोलों की संख्या कितनी होगी? दोस्तों कोई भी यौगिक है, एक मोल यौगिक का द्रव्यमान, एक मोल यौगिक का द्रव्यमान यौगिक के आणविक द्रव्यमान के क्या होते हैं? आप कोई भी यौगिक ले लीजिए, उसके एक मोल का द्रव्यमान उस यौगिक के आणविक द्रव्यमान अथवा ग्राम आणविक द्रव्यमान के क्या होते हैं? अगर आप जल की बात करेंगे तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना, ऑक्सीजन का कितना, और इस तरह से जल में 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, तो टोटल आणविक द्रव्यमान कितना? और इसी mu को काट कर ग्राम लगा दीजिएगा तो ये क्या कहलाने लगेगा? तो किसी भी यौगिक के एक मोल का द्रव्यमान यौगिक के ग्राम आणविक द्रव्यमान के बराबर होते हैं। यानी एक मोल जल का द्रव्यमान कितना होगा? 18 ग्राम, तो 90 ग्राम कितना हो जाएगा? पूरा लिख रहे हैं, समझने पर ध्यान दे रहे हैं कि ना? क्योंकि जो बता रहे हैं लुसेंटो में है, इसीलिए समझना बहुत। हम ये नहीं करें कि आप लिखिए मत, हम ये करें कि पहले आप समझ लीजिए, ठीक है ना? जैसे यही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन लुसेंट में है कि नहीं है कि नहीं है? लेकिन आपका समझना बहुत जरूरी है। लिखना छूट जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, किताब से देखकर लिख लीजिएगा, लेकिन समझना छूट जाएगा तो बहुत कुछ। तो दोस्तों सबसे पहले समझने पर ध्यान देना है, ठीक है ना? हाँ, और सबसे पहले कोशिश करना है कि टेस्ट में आज का 50 क्वेश्चन जो है वो आज ही याद हो जाए। नहीं तो कई सारे दोस्तों से हम मिलते हैं, वो क्वेश्चन का इतना स्टेपनी लिख लेता है कि बाद में स्टेपनी समझ रहे ना, सहायक। तो क्वेश्चन है उसका ढेर सारा स्टेपनी, हम बहुत बात बोलते हैं लिखते जा रहा है, बाद में पता चला स्टेपनियों याद नहीं हुआ, क्वेश्चनों याद नहीं हुआ है, तो तब हम टेस्ट देने गए काहे? समझ रहे हैं बात को? 23 नंबर। तो नहीं, हम बात को समझे नहीं, हम समझे कि हर क्वेश्चन से संबंधित 2-4 तथ्य आप याद करिए, अच्छी बात है। लेकिन आप क्वेश्चन से संबंधित तथ्यों को लिख रहे हैं, इतने सारे तथ्य लिख लिए कि ना तथ्य याद हुआ ना, तो फिर कोई फायदा है? फिर वही बाद में मास्टर देगा कैप्सूल बैच, क्या? नहीं जी, कोनो भी रिजल्ट जैसे ही देखेगा, परीक्षा का डेट निकला, सब मास्टर कैप्सूल बैच, सर्जरी बैच, ठीक है, कैप्सूल अंदर रिजल्ट बाहर। 23 नंबर, 23 नंबर। तो इसलिए दोस्तों पहले क्वेश्चन को समझ लेना, पर्याप्त समय रहता है लिखने का। 0.05 kg द्रव्यमान की कोई वस्तु 20 मीटर पर सेकेंड की वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, वर्टिकली ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, और ऊपर की ओर जब कोई वस्तु जाता है तो उसका वेग घटते जाता है, और वेग घटते घटते उच्चतम बिंदु पर वेग, तो गतिज ऊर्जा भी क्लियर। गतिज ऊर्जा बराबर होता है हाफ mv, और आपका उच्चतम बिंदु पर पहुंचकर अंतिम वेग क्या हो चुका है?
जीरो हो चुका है। क्या हो चुका है? जीरो हो चुका है। तो गतिज ऊर्जा भी आपका क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और स्थितिज ऊर्जा मैक्सिमम हो जाएगा। स्टारफिश समुद्री कीरासी अर्चिन किसके हैं? इकाइनोडर्मेटा ऐसा फाइलम है जिसके 100% जंतु क्या है? समुद्री है। एक भी जंतु इसके मीठे जल या फिर स्थल पर पाए एनिमल किंगडम में पोरीफेरा, सिलिंडरेटा, ऑर्थोपोडा, एनिलीडा यानी जंतु जगत के जितने भी फाइलम है, एकमात्र फाइलम इकाइनोडर्मेटा है जिसके सभी के सभी जंतु क्या है? समुद्री। क्लियर हो गया? धातुओं का आयनन विभव। यहां पर सबसे पहले आयनन विभव से संबंधित प्रश्न कई बार हम करवाए हैं। आयनन विभव, आयोनाइजेशन इंथैल्पी कहते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, आयनन विभव, आयोनाइजेशन इंथैल्पी। अब ये क्या है दोस्तों? एक परमाणु के बाह्यतम कक्षा से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने हेतु परमाणु को जितना ऊर्जा दिया जाता है वही ऊर्जा परमाणु का आयनन विभव कहलाता है। आयनन विभव कहलाता है। तो आयनन विभव समझे कि नहीं? और किसी भी परमाणु के इलेक्ट्रॉन को केवल कहां से निकाल सकते हैं? बाह्यतम कक्षा के अतिरिक्त अन्य किसी कक्षा से इलेक्ट्रॉन को निकालना संभव है, क्योंकि प्रकृति में उतनी ऊर्जा हम किसी परमाणु को किसी अन्य विधियों के द्वारा या किसी भी विधियों के द्वारा उपलब्ध करा ही नहीं सकते, चाहे आप नाभिकीय विखंडन से लेकर संलयन तक क्यों न करा ले। हम जानते हैं कि इस पृथ्वी पर ऊर्जा का जो सबसे बड़ा स्रोत है वो नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय, लेकिन उनसे भी आप उतनी ऊर्जा प्राप्त नहीं कर सकते कि परमाणु के बाह्यतम कक्षा के भीतर के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सके। तो एक परमाणु के बाह्यतम कक्षा से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए परमाणु को जितनी ऊर्जा बाहर से दी जाती है वही ऊर्जा उस परमाणु का आयनन विभव कहलाती है। अब दोस्तों अगर हम बात करें धातु का, तो इसमें क्षमता है या इसमें गुण है इलेक्ट्रॉन का त्याग करने का। क्यों? तो प्रकृति ने इसे ऐसा ही बनाया है। और जो अधातु होते हैं उसमें गुण है इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करने का। यह बात तो आप जानते हैं। धातु ऐसे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन के त्याग करने की प्रवृत्ति रखते हैं, और अधातु ऐसे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं। अब बताइए कि जो स्वयं इलेक्ट्रॉन त्याग करना चाह रहा है उसके इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान या मुश्किल? आसान। इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान मतलब ऊर्जा देना पड़ेगा कम, अर्थात आयनन विभव। तो धातु का आयनन विभव क्या होते हैं? कम होते हैं, अर्थात धातु के परमाणु के बाह्यतम कक्षा से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत कम ऊर्जा देनी पड़ेगी, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन स्वयं निकलने के लिए बेताब है। इसीलिए थोड़ा सा एनर्जी इलेक्ट्रॉन बाहर। वही अधातु इलेक्ट्रॉन को त्यागना नहीं चाहता जबकि बाहर के इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना चाहता है। लेकिन आप जब इसके इलेक्ट्रॉन को निकालिएगा तो अधिक से अधिक ऊर्जा देनी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? तो अधातु का आयनन विभव ज्यादा।
और जानते इनर्ट गैस अपने इलेक्ट्रॉन की सारी सीमाएं पूरी कर चुकी है। इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉन आप नहीं निकाल सकते। आयनन विभव अति उच्च, धातु का कम, अधातु का ज्यादा, इनर्ट गैस का अति उच्च, क्योंकि सभी इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन अपने सारे कक्षा में पूरी तरह से भरे हुए हैं। इसीलिए इनर्ट गैस न इलेक्ट्रॉन को लेना चाहता है, न ही इलेक्ट्रॉन को त्यागना चाहता है। वो जैसे है वैसे बना रहना चाहता है। फिर भी आप इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉन निकालिएगा तो बहुत अधिक ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो धातु का आयनन विभव कम, अधातु का आयनन विभव ज्यादा और इनर्ट गैस का आयनन विभव अति। अब सवाल को बनाइए। कौन? 1 2 तीनों सही है। 1 मिनट। अब बनाए। धातुओं का आयनन विभव का मान अधातुओं के सापेक्ष कम होता है। सही है। अधातुओं का आयनन विभव का मान धातुओं के सापेक्ष कम होता है। गलत ना। अक्रिय गैस का आयनन विभव का मान उच्चतम होता है। 1 और 3। 1 और 3। क्लास नहीं चल रहा है क्या? वह क्लास में क्लास तो दोस्तों मेरे सामने भी चल रहा है एक, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी क्लास नहीं चल रहा है, बैक जाइए, रिफ्रेश कीजिए, फिर से खोलिए। यही नहीं बोलना है जी? क्या हुआ? जड़त्व का गुण का अस्तित्व क्या है? और वस्तु वही है जिसमें, अर्थात किसी वस्तु में जड़त्व का गुण उसके द्रव्यमान के अधीन या जड़त्व के गुण के अस्तित्व का कारण। वस्तु का द्रव्यमान है, जितना अधिक उतना अधिक, जितना अधिक होगा द्रव्यमान उतना ही अधिक होगा जड़त्व का गुण। बहुत लोग तो सो रहा है, जग रहा है, सपना देख रहा है कि नौकरी करिए लेंगे। निम्नलिखित में कौन शीत रक्तीय प्राणी है? ठीक है, शीत रक्तीय, शीत यानी अनियत तापी, अंग्रेजी में कोल्ड ब्लडेड। शीत रक्तीय, अशीत रक्तीय के जगह आप क्या यूज कर सकते हैं? अनियत यानी ऐसे जंतु जिनके शरीर का तापमान वातावरण के तापमान के अनुसार बदलते रहता है, वातावरण के तापमान के अनुसार बदलते रहता है, उस प्राणी को क्या कहते हैं? अनियत तापी। जिसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं? मछली, और कौन आते हैं? उभयचर, और कौन आते हैं? सरीसृप। ठीक है, मछली, एम्फीबिया, रेप्टिलिया। मछली, एम्फीबिया, रेप्टिलिया कैसे प्राणी है? शीत रक्तीय प्राणी है, यानी कि इनके शरीर का तापमान कांस्टेंट नहीं रहता है, वातावरण के अनुसार बदलते रहता है। वातावरण का टेम्परेचर बढ़ेगा, इसके बॉडी का टेम्परेचर भी, वातावरण का टेम्परेचर घटेगा तो इसके बॉडी का भी टेम्परेचर उसके ठीक उल्टा होते हैं। नियत तापी, वार्म ब्लडेड। नियत तापी यानी कि वार्म ब्लडेड, जिनके शरीर का ताप नियत रहता है, वातावरण के बदलने से बदलता नहीं है। जैसे कि कौन वर्ग? पक्षी वर्ग। और कौन वर्ग? स्तनधारी वर्ग। मानव भी क्या है? स्तनधारी है। हमारे शरीर का टेम्परेचर हमेशा नियत रहता है 37 डिग्री। गर्मी हो ठंडा हो 37 में कोई कमी आती है या बढ़ोतरी होती है? तो मछली, एम्फीबिया, रेप्टिलिया शीत रखती है, जबकि पक्षी स्तनधारी गर्म रखती है। क्या होगा उत्तर? क्या? मेढक। मेढक होगा, क्योंकि मेढक उभयचर है। चूहा स्तनधारी, मनुष्य स्तनधारी, कबूतर, पक्षी।
निम्न में कौन सा कथन सही है? 1 मोल कार्बन में कार्बन के 12 परमाणु नहीं, 14.022 गुना 10 के पावर। तत्व कोई भी हो, यौगिक कोई भी हो, कोई भी पदार्थ हो, उसके 1 मोल में इतना ही परमाणु रहेगा। बात समझ गए कि नहीं? अणु परमाणु से बनता है। यस, विभिन्न तत्व के परमाणु का द्रव्यमान समान, सिल्वर का संकेत। तो सही कौन है? बी, कि अणु किससे बना होता है? परमाणुओं से। किसी भी पदार्थ के 1 मोल में कितने परमाणु रहते हैं? कार्बन के भी 1 मोल में कार्बन के इतने परमाणु होंगे। द्रव्य में पूर्णतः या अंशतः डूबी वस्तुओं के भार में आभासी कमी यानी कि वर्चुअल कमी, वस्तु के डूबे हुए भाग द्वारा हटाए गए द्रव्य के भार के। और ये आर्किमिडीज का सिद्धांत है, आर्किमिडीज का सिद्धांत है, आर्किमिडीज का सिद्धांत है। क्लियर? नेक्स्ट, भारत में जैव मंडल आगार कार्यक्रम बायोस्फीयर रिजर्व कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? 1986 में, जिसका उद्देश्य है कि भारत में जितने भी राष्ट्रीय उद्यान है, भारत में जितने भी राष्ट्रीय उद्यान है, भारत में जितने भी वन्यजीव अभयारण्य है, वन्यजीव अभयारण्य है, भारत में जितने भी टाइगर रिजर्व है, भारत में जितने भी हाथी रिजर्व हैं, भारत में जितने भी जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र हैं, जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र हैं, जैसे नीलगिरी, कंचनजंगा, इन सब को क्या किया जाए? इन सब को क्या किया जाए? एकीकृत रूप से निगरानी की जाए। क्या की जाए? निगरानी की जाए। इसी के लिए 1986 में क्या, देखिए भारत में लगभग राष्ट्रीय उद्यान की संख्या कितना है? 106। वन्यजीव अभयारण्य की संख्या लगभग 566। टाइगर रिजर्व अभी हमको याद नहीं है, इसकी भी संख्या 50+ है। तो ये सब जो अलग अलग पारिस्थितिक तंत्र को बेहतर बनाने के लिए और जैव विविधता को संरक्षित करने के प्रयास है, ये जो अलग अलग प्रयास है, इसी प्रयास को एकीकृत करने के उद्देश्य से जैव मंडल आगार कार्यक्रम की शुरुआत भारत में कब की गई? और ये यूनेस्को के पहल पर हुआ था। किसके पहल पर? यूनेस्को के पहल पर हुआ था, उसी के सिफारिश पर हुआ था। नेक्स्ट, अफीम का मुख्य अवयव क्या है? दोस्तों सबसे पहले देखिए, एक पौधा नाम है जिसका नाम है पेपेबर सोमनीफेरम, इसको कहते हैं पोस्ता का पौधा। इस पौधे के कच्चे फल के, वाह पूरा याद है आप सबको, क्या निकाला जाता है? अफीम। पोस्ता का पौधा, और पोस्ता के पौधा का वैज्ञानिक नाम है पेपेबर सोमनीफेरम। इस पेपेबर सोमनीफेरम या पोस्ता के पौधे में जो फल लगते हैं, तो कच्चे फल में चीरा लगाकर उससे क्या निकाला जाता है? लेटेक्स। पौधे में बनने वाले, सो रहा है, देखिए सो रहा है, हमको नजर है, ठीक है। जागिए जागिए दोस्तों, क्लासरूम में जो सो रहे हैं ये बहुत चिंता का विषय है कि नहीं है? इसका मतलब है कि आप सरकारी नौकरी करके भी ऑफिस में सोकर देश को पीछे करने का काम करेंगे क्या? तो जागिए दोस्तों जागिए, क्योंकि आपके सोने से केवल आपकी बदनामी नहीं हो रही है, आपके सोने से भविष्य में देश की बदनामी होने की संभावना है कि नहीं? गलत बोले हैं जी। तो आजकल तो बहुत वीडियो वायरल होता है सरकारी कर्मचारी का,
ठीक है। लेकिन अब सरकार को संविधान में थोड़ा संशोधन करना चाहिए। सरकारी ऑफिस में वीडियो बनाना नागरिकों का मौलिक अधिकार है क्या? ठीक है। पेपर सोमनीफोरम यानी पोस्ता के पौधा के कच्चे फल से लेटेक्स को क्या बनाया जाता है? अफीम से बनाया जाता है मॉर्फिन। क्या बनाया जाता है? मॉर्फिन। क्या हो रहा है? अफीम से बनाया जाता है मॉर्फिन। मॉर्फिन से बनाया जाता है हेरोइन। ठीक है। हेरोइन से बनाया जाता है ब्राउन शुगर। ठीक है। ठीक है ना। तो पहले अफीम से बना मॉर्फिन। मॉर्फिन से बनता है हेरोइन। हेरोइन से बनता है ब्राउन शुगर। सबसे बेहतर उत्पाद, सबसे गड़बड़ उत्पाद एकदम। ठीक है। राजा वाला नशा, भिखारी वाला नशा। समझ गए ना? यानी सबसे गड़बड़ पदार्थ है क्या और सबसे बेहतर है अफीम। क्लियर हो गया? तो ब्राउन शुगर, हेरोइन, मॉर्फिन, अफीम सबका स्रोत कौन? पौधा। पोस्ता का पौधा। पोस्ता का पौधा इन सब का स्रोत है। और एक और पौधा कैनाबिस। कैनाबिस पौधा किसका स्रोत है? भांग, गांजा, चरस, मैरिजुआना, हशीश। तो गांजा, भांग, चरस, मैरिजुआना, हशीश ये सब किस पौधे से? कैनाबिस के पौधे से। कैनाबिस के पौधे में मेल अलग फीमेल अलग होता है। ठीक है। गांजा निकलता है कैनाबिस के फीमेल पौधा से और भांग कैनाबिस के मेल पौधा से। और ये सब विभिन्न तौर तरीकों से बनाया जाता है। एक पोस्ता दाना का बड़ी पकोड़ा बनाकर खाते हो। माय गॉड, पोस्ता दाना। अरे तो पकौड़ी बना खा रहा है। पवन कुमार जी कभी हमको भी चखाइए। अरे अफीम तो बनता फल से ना, वो खारा बीज। तो हंसने वाली बात क्या है? एथिल अल्कोहल को निम्न मिलाकर पीने के अयोग्य बनाते हैं। आप जानते हैं कि एथिल अल्कोहल या इथाइल अल्कोहल या एथेनॉल एकमात्र अल्कोहल है जो नशीला है परंतु जहरीला। अल्कोहल श्रेणी के जितने भी यौगिक हैं उसमें एकमात्र अल्कोहल एथिल अल्कोहल या इथाइल अल्कोहल या आइपेक नेम एथेनॉल एकमात्र अल्कोहल यही है जो नशीला है परंतु जहरीला। अन्य सभी अल्कोहल नशीले होने के साथ साथ जहरीले भी हैं। इसलिए एथिल अल्कोहल जहां भी बनते हैं वहां डर बना रहता है कि कहीं इसका उपयोग शराब निर्माण में न कर लिया जाए। इसलिए एथिल अल्कोहल जहां बनते हैं तुरंत उसमें जहरीले पदार्थ मिलाकर उसे पीने के लिए अयोग्य बना दिया जाता है ताकि उसका केवल औद्योगिक उपयोग हो। केवल औद्योगिक उपयोग हो। मानव निर्मित शराब के लिए उसका उपयोग। एक ब्रीडर रिएक्टर होगा यहां पर। आप जानते हैं रिएक्टर वो है जिसमें क्या उत्पन्न किया जाता है, अब फिर उसको किस में बदला जाता है। तो नाभिकीय रिएक्टर ऐसी उक्ति है जिसमें नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न करके विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, फिर उस विद्युत ऊर्जा का विभिन्न उपयोग किया जाता है। लेकिन ब्रीडर रिएक्टर वो रिएक्टर होते हैं जिसमें जो विखंडन होने वाले पदार्थ को उससे अधिक उत्पन्न करता है जितना वह जलता है। ब्रीडर रिएक्टर का उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने के लिए नहीं किया जाता है। ब्रीडर रिएक्टर का उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने के लिए
नहीं किया जाता है। अंग तंत्र की उपस्थिति जंतु का लक्षण है, बिल्कुल सही है। पौधे में अंग तंत्र का अभाव होता है, पौधे में कोई अंग तंत्र नहीं पाए जाते हैं। पौधे में पाए जाते हैं क्या? उत्तक तंत्र। दोनों कथन क्या है? हाँ, दोनों कथन सही है। नीला तोता कॉपर सल्फेट को कहते हैं, नीला तोता कॉपर सल्फेट को कहते हैं, जिसमें 5 जल के अणु जुड़े होते हैं। इसका रंग नीला होता है और गर्म करने पर इसके जल जो क्या होते हैं दोस्तों, मुक्त हो जाते हैं, जिससे नीला रंग क्या हो जाता है? सफेद। इसी तरह एक फेरस सल्फेट है, क्या? फेरस सल्फेट, इसका रंग क्या हो जाता है? गर्म करिएगा तो ये भी क्या हो जाएगा? सफेद। एक उजला तोता होता है और ये सफेदे रंग का ही होता है। उजला तोता सफेदे रंग का होता है, तो इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। कॉपर सल्फेट को नीला तोता, फेरस सल्फेट को हरा तोता, जिंक सल्फेट को उजला तोता या कशिश भी कहा जाता है, अंग्रेजी में विट्रियोल। नेक्स्ट, 3 मोल जल 1 मोल इथाइल अल्कोहल को आपस में मिला देने पर बिलियन का कुल ग्राम आणविक द्रव्यमान कितना? 3 मोल जल है ना। अच्छा, जल का भी तुरंत निकाले ना जी। 1 मोल जल बराबर तो 3 मोल 18 54। 1 मोल इथाइल अल्कोहल यानी C2H5, इसका आणविक द्रव्यमान 12 दूनी 1, कार्बन का 12, 12 24 5 16 1 तो 7 5 12 4 16 46, तो 54 में 46 जोड़ दीजिए, कितना? 100 ग्राम। मानव तंत्र में निम्न में कौन पाचक एंजाइम नहीं है? गैस्ट्रिन एक प्रकार का क्या है? हार्मोन है। गैस्ट्रिन क्या है? जबकि ट्रिप्सिन प्रोटीन पचाने वाला एंजाइम है। टाइलिन कार्बोहाइड्रेट पचाने वाला एंजाइम है, कार्बोहाइड्रेट पचाने वाला एंजाइम है। पेप्सिन भी क्या पचाने वाला एंजाइम है? प्रोटीन पचाने वाला इसमें है। लेकिन गैस्ट्रिन क्या है दोस्तों? हार्मोन है। गैस्ट्रिन क्या है? और गैस्ट्रिन हार्मोन का काम है अमाशय से जठर रस को स्रावित करवाना। मानव के अमाशय से जठर रस गैस्ट्रिक जूस को स्रावित करवाने वाला हार्मोन कौन हार्मोन है? गैस्ट्रिन हार्मोन। ट्रिप्सिन प्रोटीन पाचक एंजाइम है, टाइलिन कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम है, पेप्सिन प्रोटीन पाचक एंजाइम है। किसी तत्व के तुल्यांकी भार और संयोजकता के गुणनफल किसके बराबर होते हैं? परमाणु भार के बराबर होते हैं। वाहन के पीछे की ओर आने वाली वस्तु को देखने के लिए उत्तल दर्पण, क्यों? तो इसका दृष्टि क्षेत्र काफी बड़ा होता है। अगर आप देखिएगा तो दोस्तों ये है अवतल दर्पण, ये क्या दोस्तों? और इसका दृष्टि क्षेत्र ये है, और ये है दोस्तों क्या? उत्तल दर्पण। और इसका दृष्टि क्षेत्र बहुत बड़ा हो जाता है, दृष्टि क्षेत्र काफी बड़ा। तो ये छोटे से छोटा यानी इतने क्षेत्र का प्रतिबिंब बनाएगा, जबकि ये बड़े क्षेत्र का प्रतिबिंब बनाएगा। उसके बाद इसमें केवल और केवल कैसा प्रतिबिंब बनते हैं? जबकि इसमें कभी सीधा तो कभी उल्टा बनते हैं। तो ये इस्तेमाल करना क्या सही रहेगा? नहीं, कहीं उल्टा बन गया तो पता चलेगा, उलट के देखना पड़ेगा क्या। तो उत्तल दर्पण का प्रयोग
साइड मिरर के रूप में इसलिए करते हैं क्योंकि उत्तल दर्पण का एंगल ऑफ विजन बहुत बड़ा अनंत इंफिनिटिव होता है और इसमें हमेशा सीधा ही प्रतिबिंब बनता है, कभी भी उल्टा प्रतिबिंब। जैव विविधता के कम होने का मुख्य कारण क्या है? आवास। मुख्य कारण की बात करें, कारण तो सब है लेकिन मुख्य कारण क्या है? जब किसी जंतु के आवास विखंडित हो जाते हैं तो वे दूसरे आवास में जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं, और जब जंतु दूसरे आवास में जाते हैं तो वहां पर भोजन प्राप्त करने की प्रतिस्पर्धा पहले से ज्यादा जटिल और नासमझ वाली स्थिति में हो जाती है और वे विलुप्ति के कगार पर पहुंचने लगते हैं। वायु में मात्र 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड और प्रत्येक वर्ष सारे पौधे 20% कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कर लेते। इस दृष्टि से कब तक पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड की कमी का खतरा हो जाएगा? क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में जितना कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है उतना ही ऑक्सीजन का क्या होता है? निकास होता, और हमेशा ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडल में संतुलित बनी रहती है। अर्थात कितनी? निम्नलिखित में कौन एक सर्वाधिक भंगुर प्रकृति के तंत्र है? ग्रीनलैंड आर्कटिक का हिम चादर जो जरा सा भी तापमान बढ़ने से पिघल जाएंगे। सबसे भंगुर, सबसे मजबूत अमेजन वर्षावन। पृथ्वी पर उपलब्ध अधिकांश ऊर्जा स्रोत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सौर ऊर्जा का ही प्रतिनिधित्व करते हैं, परंतु निम्न में कौन ऊर्जा स्रोत सूर्य की ऊर्जा का व्युत्पन्न नहीं है, डेरिवेटिव नहीं है? नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन से उत्पन्न ऊर्जा कैसा ऊर्जा है? दोस्तों, सभी ऊर्जा की जननी कौन है? सौर ऊर्जा। सूर्य ही नहीं रहता इस सौर मंडल में तो आज कोयला, पेट्रोलियम, भूतापीय, बायोगैस कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलता। बायोमास, भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, पेट्रोलियम, कोयला, सबके लिए कुछ ना कुछ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमारी सूर्य की सौर ऊर्जा जिम्मेदार है। लेकिन नाभिकीय विखंडन और संलयन से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं? यहां पर ध्यान रखिएगा, किसकी ऊर्जा की बात की जा रही है? कहीं सूर्य समझकर इसको तो नहीं छोड़ दिए। यहां पर पृथ्वी की ऊर्जा की बात करें और नाभिकीय ऊर्जा में सौर ऊर्जा का कोई योगदान नहीं है। निम्नलिखित में किस धातु की विद्युत प्रतिरोधकता सर्वाधिक होगी? ध्यान दीजिए, विद्युत प्रतिरोधकता और चालकता एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। जिस धातु की चालकता जितनी अधिक होगी उसकी विद्युत प्रतिरोधकता उतनी ही कम होगी। तो सबसे बड़ा चालक तो कौन है? तो इसकी विद्युत प्रतिरोधकता सबसे कम। सिल्वर के बाद सबसे बड़ा चालक, कॉपर के बाद, एल्युमिनियम के बाद, तो इन चारों ऑप्शन में सबसे कम चालक सबसे कम विद्युत चालकता किसकी है? तो सबसे अधिक विद्युत प्रतिरोधकता किसकी होगी? बात समझे? किसी भी धातु की विद्युत चालकता और उसकी विद्युत प्रतिरोधकता के बीच व्युत्क्रमानुपाती का संबंध होता है। जो धातु विद्युत का जितना बड़ा चालक होगा उसकी रेसिस्टिविटी उतनी ही कम होगी। सभी धातुओं में सबसे बड़ा चालक चांदी है और इसलिए चांदी की रेसिस्टिविटी विद्युत प्रतिरोधकता सबसे कम है। मनुष्य के रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन की कार्बन मोनोऑक्साइड से अभिक्रिया करने की क्षमता ऑक्सीजन के तुलना में कितना गुना अधिक? 250 गुना अधिक।
इसीलिए जब कभी फेफड़ा में कार्बन मोनोऑक्साइड पहुंचता है तो रक्त का हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को छोड़कर कार्बन मोनोऑक्साइड से अभिक्रिया करके हमारे शरीर में हर जगह ऑक्सीजन के बदले क्या पहुंचा देता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। और कोशिका में ऑक्सीजन के बदले कार्बन मोनोऑक्साइड पहुंचने से श्वसन की प्रक्रिया बाधित हो जाती है और व्यक्ति का फरफरा के मौत हो जाता है। मशरूम क्या है? कवक। अंडे प्राप्त करने के उद्देश्य से पाले जाने वाली मुर्गियां ब्रॉयलर कहलाती है? नहीं, मांस लेयर। अंडा वाला मुर्गी लेयर और मांस वाला मुर्गी, यानी दोनों का तन क्या है? दोनों सही। अंडे देने के उद्देश्य से जो कॉमर्शियल मुर्गी का पालन होता है उसे लेयर कहा जाता है, और मांस के उद्देश्य से जिन मुर्गियों का पालन होता है उसे ब्रॉयलर कहा जाता है। दोस्तों, इनमें कौन समान मिश्रण नहीं है? धुआं एक प्रकार का कोलाइड है। क्या है? कोलाइड में भी ये भी कौन है? एरोसोल। दो क्रमी के श्रृंग अथवा गर्तों के बीच के दूरी को क्या कहते हैं? और श्रृंग और गर्त का संबंध किससे है दोस्तों? अनुप्रस्थ तरंग से। किस तरंग से? ताप का सही मात्रक केल्विन। आप लोग इस साइड से निकलिएगा दोस्त लोग। क्या? अच्छा, अगला क्लास में देखें। ठीक है, अभी थके हुए आपके समस्या को सॉल्व नहीं कर पाए। क्या हाल है? क्या हुआ? क्वेश्चन बैंक पूरा